और अब खबरें विस्तार से। लद्दाख के नागरिकों के लिए हवाई यात्रा शुरू, नागरिकों के लिए दोबारा से हवाई यात्रा शुरू। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर लद्दाख के लिए। लद्दाख के नागरिकों के लिए हवाई यात्रा शुरू हो चुकी है। नागरिकों के लिए यह यात्रा दोबारा शुरू की गई है। रक्षा मंत्रालय ने IAF को सर्विस शुरू करने की अनुमति दे दी है। कोविड महामारी के दौरान यह यात्रा बंद कर दी गई थी। सिवाय LG लद्दाख BD मिश्र का ट्वीट आया है। शुरू करने पर रक्षा मंत्रालय का धन्यवाद भी दिया है। तो लद्दाख के लोगों के लिए बड़ी खबर है। लद्दाख के तमाम लोग, लद्दाख के नागरिक इस का फायदा बेशक उठाएंगे। लद्दाख के नागरिकों के लिए हवाई यात्रा शुरू हो चुकी है। नागरिकों के लिए यह यात्रा दोबारा शुरू की गई है। रक्षा मंत्रालय ने IAF यानी इंडियन एयरफोर्स को सर्विस शुरू करने की इजाजत दी है। कोविड महामारी के दौरान यह यात्रा बंद कर दी गई थी। तमाम हवाई सेवाएं बंद कर दी गई थी। LG लद्दाख BD मिश्र का ट्वीट है इस मामले पर, और उन्होंने रक्षा मंत्रालय को इससे दोबारा शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया है। और इस खबर पर बोरूप हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं लेह से ज्यादा जानकारी के साथ। बोरूप, ये खबर कितनी अहम, कितनी बड़ी है लद्दाख वासियों के लिए? हाँ जी विशाल, इस साल जो फ्लाइट क्या बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लद्दाख के लोगों के लिए, क्योंकि फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम हो गया। तो जो आर्मी फ्लाइट, जो एयरफोर्स की फ्लाइट का जो सुविधाएं मिलते थे, जो ले और चंडीगढ़ जाते थे, उसी तरह थॉइस नुब्रा से चंडीगढ़ जाते थे, तो वो कोविड के दौरान बंद कर दिया जाए, क्योंकि कोविड के कारण जो कुछ प्रोटोकॉल था उसके कारण बंद कर दिया। अब लोगों की तरफ से काफी मांग भी उठा है कि ये फ्लाइट रिज्यूम किया जाए, क्योंकि लद्दाख एक ऐसे क्षेत्र है जहां पर फ्लाइट कनेक्टिविटी है एकमात्र साधन रहता है, जहाँ खासकर विंटर में लेके, और यहाँ से जो लद्दाख के आम बाहर जाते हैं, खासकर पेशेंट या कोई भी जो बुजुर्ग ले से ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव एयरफेयर हुआ करते थे प्राइवेट एयरलाइंस के। जो आपको मैं बताता हूँ, इस विंटर जो लद्दाख के एयरफेयर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पहुंच गया। अभी इस मौजूदा स्थिति में भी लद्दाख के जो एयरफेयर है लगभग 50,000 के करीब बन गया। तो लोगों का काफी डिमांड भी आया। तो डिमांड को सुनते हुए LG जो हमारे डॉक्टर BD मिश्रा है, उन्होंने आगे लिखा, तो वो उन्होंने जो MOD ने सैंक्शन किया। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है लद्दाख की जनता के लिए। जी बोरूप, क्या ये जो हवाई सेवा है ये डेली बेसिस पर होगी? और मैं ये जानना चाहता हूं कि कितनी बड़ी ऐसी संख्या है या लद्दाखी लोगों का कौन सा ऐसा वर्ग है जिसे खास तौर से इस सेवा के शुरू होने से काफी फायदा मिलने वाला है? हाँ जी, जहाँ तक जो फ्लाइट की डेली की बात है, जहाँ ले में लगभग डेली 3-4 फ्लाइट आर्मी का आता है, तो उसमें जो आर्मी के पर्सनल चाहते हैं उनके पीछे कुछ परसेंटेज के हिसाब से सिविलियन को जो इजाज़त मिलते है, तो उससे पहले कुछ फॉर्म भर के फॉर्मेलिटीज और कुछ सर्टेन अमाउंट भी भरना होता है। तो उसके लिए भी इस बार जो नए से गाइडलाइन निकलेंगे कितना अमाउंट भरना पड़ेगा। पिछले साल की बात करें तो जो कोविड से पहले लगभग यहाँ से चंडीगढ़ की जो यात्रा करते थे उनको लगभग 2200 के करीब लगते थे। उसी तरह नुब्रा से जो थॉइस से चंडीगढ़ जाते थे उनके लिए ना के बराबर लगभग 1000 के बीच में लगते थे। तो ये फ्लाइट रिज्यूम करने से तो लगा कि हर तबके को फायदा मिलेगा, खासकर जो पेशेंट्स इमरजेंसी में ट्रैवल करना होता है, क्योंकि आर्मी का संडे को छोड़ के रोज यहाँ डेली चलता है, 3-4 फ्लाइट आता है, क्योंकि उनकी जो आर्मी के जवान या ऑफिसर यहाँ ट्रैवल करना होता है, तो उनका फ्रीक्वेंसी डेली रहता है एक्सेप्ट संडे को छोड़ते। तो जितना आर्मी चलेगा उनके सर्टेन परसेंटेज को लेके, जैसे 100 के पीछे 10-20 पैसेंजर या 30-40 तक भी ले जाते हैं, ऐसे ये एकोमोडेट करते हैं सिविलियन को। जी वैसल जी, तो ये सिविलियन क्या मतलब, सिविलियन का कोई भी ग्रुप जो है उसे इजाजत मिलती है जाने के लिए, या फिर उसमें कुछ क्लासिफिकेशन है? क्या सिर्फ बिजनेस क्लास के लोग ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर ये कि कोई इमरजेंसी में है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है, या फिर कोई भी जो लद्दाख वासी है, लद्दाख का नागरिक है, वो इस सुविधा का लाभ ले सकता है? जी, इसमें लद्दाख का कोई भी जो लद्दाख के जो निवासी है वो इसका लाभ ले सकता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो ये इसमें कोई बंदिश नहीं है कि कोई या बिजनेस क्लास, ऐसे कोई बंदिश नहीं है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और खासकर मैं ये बता दूं, जो बुजुर्ग लोग है या पेशेंट लोग है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको नंबर से पहले भी आप एकोमोडेट करते हैं। लेकिन जो सिविलियंस है वो हर तबके के सिविलियन, चाहे स्टूडेंट हो, बल्कि आपको मैं ये भी बता दूं कि स्टूडेंट के लिए भी इसमें स्पेशल कंसेशन
कंडीशन रहता है। मैं पहले जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से चंडीगढ़ की जो एयरफेयर, जो आर्मी, जो एयरफोर्स की एयरफेयर रहता था 2200 के करीब, तो जो स्टूडेंट है उनको आई कार्ड दिखा के लगभग 1000 में चले जाते। तो ये एकदम ना की बराबर है, क्योंकि आजकल की जो अभी मौजूदा स्थिति, जो फ्लाइट की कंडीशन है, लगभग 40-50 हज़ार यहाँ से आने जाने का, मतलब एक वे का 40,000 50,000 आजकल के एयरफेयर है, क्योंकि जो प्राइवेट एयरलाइंस कुछ ऑपरेटर ने अपना फ्लाइट सस्पेंड कर दिया लेके। जी वैसल मरूप, एक सवाल और है। वो सवाल ये है कि जाहिर है कि इस पे चूंकि ये कोई मतलब जो प्राइवेट एयर सर्विस होती है वो तो नहीं है, इसमें जो आर्मी की जो एयर सर्विस है उसमें ही जो लद्दाख के नागरिक है उन्हें इजाजत मिलती है उनकी अर्जेंसी या उनकी जो प्रायोरिटीज है उसके आधार पर। मेरा सवाल यह है कि इसमें सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता होगा, तो इसे कैसे जो है, इसका क्या क्राइटेरिया बनता है और किस बुनियाद पर इसकी चेकिंग किस तरह से होती है? अगर आपको मान लीजिए कि किसी महीने की पहली तारीख को आपको सफर करना है, तो आप कितने दिन पहले तक इसके लिए फॉर्मेलिटीज पूरी करने होते हैं? हाँ जी विशाल, सिक्योरिटी के लिहाज से मैं बता दूं तो एक सर्टिफिकेट लाना होता है गेजेटेड ऑफिसर की, ये निवासी लद्दाख के हैं। साथ ही साथ जो आधार कार्ड उसमें अटैच करना होता है कि लद्दाख के निवासी है। और उसी तरह जो आर्मी की जो चेकिंग्स होता है, जो वो होते हैं बार बार जब पैसेंजर जाते हैं तो इसको पूरा चेकिंग करते हैं, जिस तरह से आम से सिविलियन फ्लाइट में चेकिंग करते हैं, तो उसी तरह जो लगेज स्कैन करते हैं उसी तरह पैसेंजर की स्कैन करते हैं। लेकिन कागज़ की बात करें तो जो आधार कार्ड यहाँ के निवासी जो साबित करते हैं वो ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो ये लद्दाख के निवासी है बोल के ये सर्टिफिकेट लाना होता है। और साथ ही साथ एक अंडरटेकिंग भी होता है कि अगर इसमें खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो मैं कुछ क्लेम नहीं करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये फॉर्मेलिटीज बनाने के बाद आर्मी के जो वहाँ जो ऑफिस में जाके आपने नंबर लिखवाना है कि मुझे इस तारीख को जाना है, तो अकॉर्डिंगली जो डेट अवेलेबल होगा नियरेस्ट उसी के मुताबिक सिविलियन को यहाँ से भेजते हैं। जी ठीक है, तो आपके जवाब में एक चीज ये पता चला कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस फॉर द पैसेंजर्स अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो। बिल्कुल जी, तो मिस हैपनिंग होता है तो इसलिए एक अंडरटेकिंग लिया जाता है जो फॉर्म के साथ ही अटैच रहता है, उसमें साइन करते हैं कि 2 विटनेस भी लिया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो कोई क्लेम नहीं करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गौरव, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए। तो इस वक्त एक बार फिर से आपको हम दोहरा दें कि लद्दाख के जो नागरिक हैं उनके लिए हवाई यात्रा शुरू हो चुकी है। नागरिकों के लिए दोबारा हवाई यात्रा शुरू कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स को सर्विस शुरू करने की इजाजत दे दी है। और इसी के साथ रुख करेंगे अब एक और अहम खबर का, और ये खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नार्को टेररिज्म के प्रयासों को असफल बनाया है। सीमा पार से लगातार ड्रग्स तस्करी की जा रही है। हालांकि मुस्तैद सुरक्षा बल पाकिस्तान और आतंकियों की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। ताजा घटना पुंछ की है। यहां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भारतीय सेना के एक संयुक्त अभियान में आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया। सेना ने 3 आतंकियों को दबोचा है। आतंकियों के पास से करीब 10 किलो आईईडी बरामद हुई है। 30 किलो से ज्यादा ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं। ये तीनों आतंकी हथियारों से लैस थे। आतंकियों ने फौज पर गोलियां चलाई, नतीजतन एक फौजी भी घायल हुआ है। ये बताना जरूरी है कि कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि पड़ोसी देश जो है वो उसके जरिए लगातार फैलाए जा रहे नार्को आतंकवाद को सामूहिक प्रयासों से खत्म कर दिया जाएगा। आज की इस कार्रवाई को उसी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर मुनिश। इसे कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए? एक तो इन्फिल्ट्रेशन बिड था, उसे नाकाम किया गया, हथियार जो है वो जब्त किए गए, और एक काफी बड़ी तादाद में, या हम कह सकते हैं कि मिकदार में, क्वांटिटी में जो ड्रग्स हैं। तो ये सब कुछ क्या बता रहा है कि नार्को टेररिज्म का कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कोशिश थी जिसे नाकाम बना दिया गया। जी विशाल, बिल्कुल आपको कहना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और अब हथियारों के साथ ही बड़ी मात्रा में ड्रग जो इस पर भेजा जा रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण जो है आज सुबह तड़के जो है सुरक्षा बलों की तरफ से पुंछ के करमाड़ा सेक्टर में जो है
घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम बनाया गया, जिसमें 3 दहशतगर्दों को पकड़ा गया, जिनके पास से हथियार, गोला बारूद, आईडी और 30 किलोग्राम जो है हेरोइन बरामद की गई है। इससे पहले भी 2 महीने पहले की बात करें तो शाहपुर सेक्टर में भी सुरक्षा बलों ने इसी तरह 3 जो है पाकिस्तानी दहशतगर्दों को जो नार्को टेररिज्म के साथ जुड़े हुए थे, उनको इनमें से 1 को मार गिराया था और 2 को दबोचा था। उनके पास से भी भारी मात्रा में जो है नशीली वस्तुएं मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार जो है अब हथियारों के साथ ही जो ड्रग्स हैं वो इस तरफ भेज रहा है, ताकि यहाँ की जो नस्लें हैं उनको तबाह किया जाए, क्योंकि हथियारों से, आईडी से तो वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम उनसे फिर दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उनसे हमारा राब्ता टूट गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि सुरक्षा बलों ने ये जो कामयाबी हासिल की है, इसमें आप देखेंगे किस तरह सुरक्षा बलों ने जो जब्त किया है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जो हथियार है, जो गोला बारूद है, साथ ही साथ जो पैकेट्स है ड्रग्स की, ये इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि यह नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश है। लेकिन जो सुरक्षा बल है, हमारे जो एजेंसियां हैं, उनकी सतर्कता लगातार इन्हें नाकाम बना रही है। मनीष हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। मनीष, मेरा सवाल यहां पर यह है कि जो इतनी बड़ी जो ये इसकी क्वांटिटी है ये ड्रग्स की, तो आखिर इसका होता क्या होगा? थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि अगर वो उस इन्फिल्ट्रेशन बिट को वो कामयाब हो जाती, तो कैसे वो चैनलाइज करते हैं इन चीजों को, और सुरक्षा बलों ने कहां कहां पर इनको जो है नाके लगा रखे, कहां कहां पर वो इन्हें रोकते और इसे नाकाम बनाते? सर, सबसे बड़ा चैलेंज जो है, अगर फेंसिंग के उस तरफ से ड्रग इस तरफ आ जाती है, तो उसके बाद जो जितने भी OGW हैं या आतंकियों के साथी हैं, वो थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे जो है 1 किलो, 1 पैकेट, 2 पैकेट, थोड़ी थोड़ी ड्रग्स जो है वो आगे सप्लाई करते हैं। आगे उनके जो तार जुड़े हुए हैं पंजाब में, हिमाचल में, दिल्ली में, मतलब बाहर के स्टेटों में, तो इस तरह छोड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर उस तरफ से फैंस के इस तरफ ड्रग्स आ जाती है तो वो सबसे बड़ी समस्या रहती है। इसलिए सुरक्षा बल जो है उनकी कोशिश ये रहती है कि फेंसिंग के ऊपर से ही जो है इस तरफ ड्रग्स को ना आने दिया जाए। और उसी का उदाहरण है कि चाहे शाहपुर हो या यहाँ हो या बालाकोट में, कई बार इस तरह की खेप जो है सुरक्षा बलों की तरफ से पकड़ी जाती है और इस जो आतंकी कोशिश नाकाम बनाई जाती है। दूसरी बात बार बार ये सामने आ रही है कि जो उस तरफ आतंकियों के सरगना बैठे हुए हैं, उनकी ये कोशिश है कि जो अपना ड्रग्स भेजी है और ड्रग्स के बदले जो है जो आतंकी जम्मू कश्मीर में या देश में कहीं ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके बदले उसका पैसा जो कमाया जाए, तो वो पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकियों को वो जो है पैसे की सहूलियत उससे दी जाए। तो ये पूरा एक चैनलाइज सिस्टम है उनका, जिसके जरिए वो जो है मतलब हथियार कई बार जो है नहीं भेज पाते, लेकिन ड्रग्स जो है लगातार वो भेजते हैं कि ड्रग्स का पैसा जो है आगे आतंकवाद को बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुंछ में 3 महीने पहले की बात है, जो एक रफी लाला करके पकड़ा गया था, जिसके घर से करोड़ों रुपए और अमेरिकी डॉलर तक मिले थे, और वहां से भी 17 किलो जो है हेरोइन मिली थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है चैलेंज भी है, और पाकिस्तान की लगातार कोशिश है कि हिंदुस्तान को जो है ड्रग्स के जरिए खत्म किया जाए। एक और सवाल यहां पर है कि ये बड़ी कामयाबी है कि 3 या 4 जो है वो लोग इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं, उनके पास से हथियार जब्त होते हैं और बड़ी क्वांटिटी में, मकदार में जो है वो ड्रग्स अब जो है जब्त की जाती हैं। एक सवाल यहां पर ये कि क्या इसका जो है जो उनको सपोर्ट लगातार मिल रहा है, और क्या ये एक, जैसा आपने बताया कि यहाँ से एक नेटवर्क है, एक रूट चैनल बना हुआ है, न सिर्फ वो जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब या हिमाचल या दूसरे जगहों पर भी जाता है, तो इसका मतलब कि ये जो नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रांग है और इनकी जो कड़ियाँ हैं काफ़ी जगह लोगों से जुड़ी हुई हैं। तो क्या इस नेटवर्क पर भी सुरक्षा बल और जो खुफिया एजेंसी है वो लगातार इसे भी नाकाम बनाने की कोशिश में है? जी सर, ये सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसी जैसे आप देख रहे हैं पिछले 3 महीनों से लगातार NIA की जो है रेट चल रही है, अचानक से रेट चल रही है। कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा बल जो है खुफिया एजेंसी जो है इस पर जो नाकाम करने की कोशिश कर रही है। ये जो नेटवर्क है आतंकियों का, जो नार्को टेररिज्म का नेटवर्क है, कि वो सुरक्षा बल भी अपनी तरफ खुफिया एजेंसियां भी लगातार इस पर काम कर रही है, ताकि जो है इसको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जाए। क्योंकि अब ये कर रही है ताकि जो है इसको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जाए, क्योंकि अब ये काफी नासूर बन चुका है जो नार्को टेररिज्म है, खास करके जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके लिए। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमें मनीष जो लाइव यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की, जो एक बड़ी जो है वहाँ पर संख्या में जो हथियार और गोला बारूद थे, और साथ ही साथ जो ड्रग्स के जो पैकेट्स थे उन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
और इस तरह से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि जो विरोधी ताकतें हैं, जो सरहद पार से पाकिस्तान की तरफ से जो इस तरह की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, उसका दरअसल कितना नुकसान खुद लोगों को उठाना पड़ रहा है। चूंकि जो युवा हैं वो गुमराह हो जाते हैं, वो अपना भविष्य खराब कर लेते हैं और नशे की तो बहुत सारे बुरे असरात हैं और उसको लेकर लगातार जो सरकार जो है वो उनके डी एडिक्शन के भी प्रयासों में और कार्यों में लगी रहती है। दूसरी तरफ जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार सरहद पार से होने वाली हर कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार रहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं 5 का पंच। NPA बंद करने के विरोध में जारी पेन डाउन स्ट्राइक का समय यानी कि उसकी जो अवधि है, डॉक्टरों ने उसे घटा दिया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन से बैठक के बाद डॉक्टरों की सभी एसोसिएशन ने संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया। अब हिमाचल प्रदेश भर में डॉक्टर 9:30 से 10:15 बजे 9:30 से 10:15 बजे तक ही पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। बता दें कि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन ने डॉक्टरों को सीएम से मुलाकात करवाने का भरोसा भी दिलाया था। सीएम से डॉक्टरों की यह मुलाकात 3 जून को हो सकती है। तो इस तरह से डॉक्टरों ने जो अपना पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो खत्म तो नहीं किया, लेकिन जितनी देर के लिए वो हर दिन स्ट्राइक करते थे उसमें कमी कर दी है। अब 9:30 से 10:15 यानी 45 मिनट तक की पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी और उसके बाद फिर वो कार्य जो है उस तरह से चलेगा। तो लेकिन डॉक्टरों ने ये अपनी मांग पर अभी भी अड़े हैं और उनका कहना है कि वो जब सीएम से उनकी बातचीत होगी तब देखा जाएगा क्या होता है। फिलहाल आपको एक बयान सुनाते हैं। महीने हो गए हैं, 8 महीने से हमें हमारा स्टाइफन इंक्रीज स्टाइफन नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो बच्चे पास आउट हुए हैं और जो पास आउट होने वाले हैं उन्हें उनका एरियर भी दिया जाए और स्टाइफन में भी इंक्रीज किया जाए। क्या लगता है आपको कि आप लोग जैसे एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है? कार्य सेम है लेकिन फिर भी भेदभाव किया गया है आपके साथ। ये अक्सर देखा जाता है कि हमें हमारे हक की मांग ऐसे ही करनी पड़ती है। अगर सरकार हमें बराबर ट्रीट करे तो और ऐसा भेदभाव ना करे तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ना हो। आज 31 मई 2023 को हमारे यहाँ एक बैठक की गई है जिसमें NPA को वापस लेने के खिलाफ हमारे बीच में चर्चा की गई है। न केवल NPA, हमने सरकार से हमारा स्टाइपेंड 17,000 से बढ़कर 20,000 करने की मांग भी की थी, जिसके लिए हमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे हमारा स्टाइपेंड बढ़ाएंगे, पर आज तक इस विषय पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस दोहरी मार से हमें बचाएं। हमारा स्टाइपेंड मेडिकल स्टूडेंट्स की तरह ही 20,000 किया जाए और NPA को वापस लिया जाए। और ये जो गतिरोध है, इस गतिरोध में थोड़ी सी लचक जरूर नजर आ रही है। डॉक्टर्स ने थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक कदम पीछे हटाया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कि फिलहाल उन्होंने ये इशारा दिया है कि ठीक है, अगर बातचीत करनी है तो हम बातचीत करेंगे, हम तैयार हैं, हम सीएम से भी मिलेंगे। और इसलिए उन्होंने ये किया है कि जो अवधि है स्ट्राइक की रोजाना के लिए उसको घटाकर 9:30 से 10:15 यानी 45 मिनट के लिए अब ये कर दिया है। आगे इसका क्या असर पड़ सकता है? इससे पहले कभी अगर इस तरह की समस्या रही थी तो किस तरह डॉक्टरों ने अपना जो स्ट्राइक है उसको आगे बढ़ाया था या किस तरह से वो गतिरोध बना हुआ था? ऐसे तमाम सवालों के साथ जुड़ रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र, क्या माना जाए, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नरम पड़ रही है या फिर ये कि डॉक्टर्स को लग रहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से अड़े रहना कोई फायदेमंद नहीं है? कहीं कोई बीच का रास्ता निकलेगा क्या? विशाल, बिल्कुल डॉक्टर्स की तरफ से थोड़ी रियायत बरती गई है और जो पेन डाउन स्ट्राइक का समय था पहले 11 बजे तक की और 1.5 घंटे का समय ये पेन डाउन स्ट्राइक का था, उसको अब 45 मिनट का कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। ये आश्वासन जब कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ मुलाकात के बाद मिला कि मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की जाएगी और वहां पर तमाम इश्यूज डॉक्टर्स अपने रख सकते हैं। ऐसे में उन्होंने आग्रह किया कि जो जनता को परेशानी हो रही है उसको थोड़ा कम किया जाए, दोनों तरफ से रास्ता निकाला जाए। फिर उसके बाद आज डॉक्टर्स की आपस में बातचीत हुई, सभी एसोसिएशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मीटिंग हुई सभी डॉक्टर्स की और उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो स्ट्राइक का टाइम है उसको 45 मिनट कर दिया जाए। हालांकि विरोधात्मक रूप में जो काले ब्लैक बैजेस लगाए डॉक्टर्स लगा रहे थे, काले रिबन बांधकर ड्यूटीज दे रहे थे, सर्विसेज दे रहे हैं, वो कंटिन्यू रखा है। विरोध डॉक्टर्स का अभी भी जारी है और ये कहा गया है, जो डॉक्टर्स की तरफ से स्टेटमेंट आई है, कि केवल
3 जून तक क्योंकि समय कैबिनेट मंत्री की तरफ से मांगा गया और कहा गया है कि 3 जून को मुख्यमंत्री के साथ इस पूरे मसले के ऊपर चर्चा होगी। तो ऐसे में 3 जून तक अब ये कंटिन्यू रहेगा कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक सुबह 45 मिनट के लिए होगी। उसके बाद डॉक्टर्स रेगुलर सर्विसेज ओपीडी में देंगे जिस प्रकार से देते आ रहे हैं। लेकिन अगर 3 जून को मुलाकात के बाद कोई और निर्णय नहीं निकलता है तो फिर उसके बाद देखना होगा डॉक्टर्स क्या रुख अपनी स्ट्राइक का अपनाते हैं, क्योंकि ये लगातार मांग डॉक्टर्स की तरफ है। सरकार हमेशा कहती आई है कि जो एनपीए काटा गया है वो इन सर्विसेज डॉक्टर्स का नहीं है, वो उन डॉक्टर्स का होगा जिनको अभी ज्वाइनिंग करनी है। और ऐसे में जो इन सर्विस डॉक्टर हैं उनका स्ट्राइक पर जाना वाजिब नहीं है, उचित नहीं है। हाँ, जो डॉक्टर्स नए भर्ती होंगे, नए आएंगे, वो फिर उसी क्राइटेरिया के तहत आएंगे, इसलिए डॉक्टर्स को स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से कहना गया है कि ये प्रोफेशन है पूरा और प्रोफेशन की वैल्यू कम हो रही है। जिस प्रकार से धीरे धीरे इससे जो डॉक्टर्स रेगुलर प्रैक्टिस में आते हैं, सरकारी सेवाओं में आते हैं, उनका अट्रैक्शन कम होगा, प्राइवेट प्रैक्टिस हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी और ऐसे में डॉक्टर्स की गरिमा तो गिरेगी ही और साथ ही साथ जो लोगों को, प्रदेश के लोगों को सरकारी क्षेत्र में सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में महंगी स्वास्थ्य सुविधाएं होगी। और एक और बात डॉक्टर्स की तरफ से उठाई गई है कि एनपीए तो जरूर काटा गया है, लेकिन जो कंडीशंस जिनके ऊपर एनपीए दिया जाता था उन कंडीशंस को भी रिलैक्स नहीं किया गया है। WHO की तरफ से गाइडलाइन भी है और हिमाचल प्रदेश में जो सरकार की तरफ से एग्रीमेंट डॉक्टर्स के साथ किया जाता है उसके तहत एनपीए दिया जाता है कि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें जो सरकारी नौकरी में है। इसके अलावा सर्विसेज के ऊपर दिया जाता है, क्योंकि जो एक सर्विस टर्म होती है डॉक्टर्स की, सर्विस आवर्स होते हैं, उनके अलावा उनको कभी भी इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान बुलाया जा सकता है। तो ऐसे में इन दोनों कंडीशंस के ऊपर एनपीए डॉक्टर्स को दिया जाता था जो मिनिमम 20,000 के करीब एक डॉक्टर्स को बैठता है। इसके अलावा जैसे जैसे सर्विस बढ़ती जाती है, क्योंकि बेसिक में एनपीए डॉक्टर्स का ऐड होता है, तो इससे इसके जो और फंड और जो अदर अलाउंसेस डॉक्टर्स को मिलते हैं वो फिर उसी हिसाब से इंक्रीज होते जाते हैं। ऐसे में फाइनेंशियल लॉस डॉक्टर्स को जरूर है, लेकिन वो कंडीशंस क्या डॉक्टर्स की ड्यूटी आवर्स फिक्स होंगे, उसके बाद उनको इमरजेंसी ड्यूटीज के लिए नहीं बुलाया जाएगा या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए छूट दी जाएगी, इन तमाम चीजों के ऊपर सरकार अभी साइलेंट है, इनके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हाँ, जहां तक आश्वासन कैबिनेट मंत्री की तरफ से दिया गया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री ही इसके ऊपर निर्णय करेंगे और 3 तारीख को जब मुख्यमंत्री के समक्ष विषय रखा जाएगा तो कोशिश की जाएगी कि डॉक्टर्स की एसोसिएशन या डॉक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया जाए। अब देखना होगा कि 3 तारीख को क्या निर्णय होता है, क्या ये गतिरोध टूटता है या फिर प्रदेश की जनता को इसी प्रकार से सफर करना पड़ेगा। जी वैशाल, बस एक सवाल मैं और करूंगा आपसे कि एक तो प्रदेश की जनता जो है जो खासतौर से अस्पतालों में पहुंची तो उन्हें थोड़ी तो राहत जरूर मिल गई, जैसे आपने बताया कि पहले 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक थी, अब 45 मिनट कर दिए डॉक्टरों ने। लेकिन क्या इससे यह भी समझा जाए कि डॉक्टर्स ने, चूंकि एनपीए बिल्कुल बंद कर दिया गया, लेकिन क्या ये फिर से शुरू किया जा सकता है? क्या सरकार ऐसा फैसला ले सकती है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले था? या क्या मतलब आपको लग रहा है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला रहा होगा जिस पर बात बन सकती है शायद? विशाल, एनपीए डॉक्टर्स का हमेशा ही सरकारों की नजर में रहा है, चाहे वर्तमान प्रदेश सरकार हो या पूर्व वाली प्रदेश सरकार हो। दरअसल जब न्यू स्किल रिवाइज हुए, जब पे स्केल रिवाइज हुए और न्यू पे स्केल हिमाचल प्रदेश में भी लागू हुआ तो डॉक्टर्स की सैलरी में हाइक हुआ। उसके बाद पूर्व सरकार ने निर्णय लिया कि 30% एनपीए जो डॉक्टर्स को मिलता था उसको घटाकर 25% कर दिया जाए। उसके बाद यही एनपीए फिर 20% कर दिया गया। लेकिन अब जो सरकार आई, वर्तमान सरकार, इन्होंने एनपीए पूरी तरह से बंद कर दिया। कोशिशें होती रही हैं सरकारों की एनपीए को लेकर, कम किया गया है, लेकिन बंद नहीं किसी भी सरकार ने किया था। तो पहली बार है कि जब हिमाचल प्रदेश में एनपीए बंद किया गया है, जब से सर्विसेज सरकारी सेक्टर में डॉक्टर्स की शुरू हुई है तब से एनपीए मिल रहा है। तो ऐसे में अब क्या फॉर्मूला निकलता है, क्या कोई और अलाउंसेस देने की बात की जाती है या फिर कोई रिलैक्सेशन डॉक्टर्स को दी जाती है? अब ये निर्णय तभी हो पाएगा जब डॉक्टर्स की एसोसिएशन और मुख्यमंत्री बैठक में बैठेंगे और अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे कि क्या सजेशंस डॉक्टर की तरफ से दिए जाते हैं, क्या मुख्यमंत्री कहते हैं। तो देखा होगा कि इस मुलाकात में होता क्या है। फिलहाल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस बारे में तो लगता है कि कामयाब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरों को आश्वासन दिया था कि हम आपकी मुलाकात सीएम से करवाएंगे और शायद इसी आश्वासन और इस भरोसे के साथ डॉक्टरों ने यह कहा है कि वो अपना पेन डाउन स्ट्राइक की जो समय सीमा है उसे घटाकर 45 मिनट कर दिया है उन्होंने। आगे होता क्या है इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जेके पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।